और जयपुर में इस समय बीजेपी का प्रबुद्ध जन सम्मेलन चल रहा है और सतीश पूनिया संबोधित कर रहे हैं। जिन्होंने मोदी जी के काम को नजदीक से देखा, ये तो किताब की बात है, लेकिन जो प्रत्यक्ष अनुभव करने वाली बात है, भी प्रकाश जावड़ेकर जी पूछ रहे थे यहाँ किस तरीके के लोग। मैंने कहा ये वो सारे लोग हैं कि जिन्होंने कहीं न कहीं मोदी जी की सरकार की नीतियों से जिनका संबंध है, लाभ लिया होगा या लाभ दिया होगा या दिलवाया होगा, क्योंकि आप यहाँ बहुत बड़ी संख्या में पंचायती राज के लोग बैठे। एक बैंक के खाते की ताकत क्या है, उज्ज्वला की ताकत क्या है, आवास की क्या ताकत क्या है, आयुष्मान की ताकत क्या है, ये इस किताब के जरिए पढ़ने से नहीं, मोदी जी के जीवन को देखने से समझ में आता है। और इसलिए केवल कुछ लाइनों में कहें कि मोदी जी ने पिछले 30 वर्षों में गुजरात से लेकर हिंदुस्तान की धरती में बुनियादी विकास को गति देना और देश के वैचारिक मुद्दों का समाधान करना, ये भारत की धरती पर राजनीतिक तौर पर एक संभव हुआ तो मोदी जी की वाणी और कलम सेवा आज लोगों ने बदलते हुए हिंदुस्तान को देखा है। इस तरीके से आम आदमी भी सरकार की योजनाओं से अपने आप के जीवन को बदल पाया। लेकिन मित्रों, जीवन में सबसे बड़ी होती है साख, और साख का पता लगता है कि जब 100 कोस दूर तक जब चर्चा होती है। उन सारी योजनाओं के बारे में आप सबको अच्छे तरीके से ध्यान है, उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये बात सही है कि ये काम नेहरू जी ने नहीं किया, इंदिरा जी ने भी नहीं किया, राजीव जी ने भी नहीं किया, मनमोहन सिंह जी ने भी नहीं किया। तो बैंक का खाता ऐसी कौन सी बड़ी बात थी, लेकिन 45 करोड़ बैंक के खातों में एक किसी विधवा का, विकलांग का, आम आदमी का, मजदूर का बैंक के खाते ने भ्रष्टाचार पर नकेल डाली और उसके हक का पैसा उसके खाते तक पहुंचा दिया। ये बदलते हुए भारत का है। धुएं से मुक्ति योजना मिली। आज राजस्थान की 63 लाख महिलाएं उज्ज्वला का आनंद लेती हैं। और मित्रों, मैं सबसे ज्यादा प्रभावित हूं तो राजस्थान में हिंदुस्तान के वो 12 करोड़ किसान, जिन 12 करोड़ किसानों को दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम साल में 6,000 रुपए और 2 लाख करोड़ रुपए सीधे सीधे किसानों के हक में जमा होते हैं। ये केवल एक देश की, प्रदेश की बात नहीं, पूरे दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम है। मैं आदिवासी क्षेत्र के दौरे पर था, एक आदिवासी के खेत के पास खड़ा हुआ, उत्सुकता से पूछा कि आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 2,000 रुपए हर तिमाही में मिलते हैं क्या? उसने कहा साहब मिलते हैं। तो मैंने मजाक करी उससे, इससे क्या फायदा होता होगा? उसने ऊपर से नीचे तक मुझे देखा, मेरी गाड़ी को देखा और कहा बाबूजी आपके नहीं होता होगा, मैं तो साहूकार से बचाऊं, मेरे तो खूब ठीक ठाक होता है। यानी एक आदिवासी किसान की जुबान से जब नीतियों की क्रियान्विति दिखती है तो तसल्ली होती है। लेकिन केवल इतना नहीं मित्रों, योजनाओं का लाभ और उसके लिए परिश्रम और उसके लिए समर्पण, ये 20 वर्षों। प्रदेश में लंपी वायरस का प्रकोप जारी है। राजस्थान में अब तक 8,98,000 पशुओं में संक्रमण फैल चुका है। प्रदेश भर में 40,000 पशुओं के LSD संक्रमण से मौत हुई है। 8,48,000 पशु अभी भी लंपी वायरस से संक्रमित हैं। प्रदेश में लंपी वायरस संक्रमण से दूध का उत्पादन भी घटा है। लंपी संक्रमण बढ़ने से दूध उत्पादन में कमी। प्रदेश भर में दूध उत्पादन में 4.5 लाख लीटर की गिरावट दर्ज की गई है। सर्वाधिक चूरू में 67% दूध में गिरावट आई। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के आंकड़ों में गिरावट देखी गई है। तो अब लंपी वायरस गायों में आने की वजह से इसका सबसे ज्यादा असर दूध के उत्पादन पर पड़ा है। जोधपुर में 43%, बाड़मेर में 42% दूध का उत्पादन गिरा है। ये लंपी के साइड इफेक्ट्स हैं। जैसलमेर में 38%, अजमेर में 36%, गंगानगर में भी अच्छा खासा असर इसका देखा जा रहा है। यानी कि जो लोग सुबह दूध कलेक्शन करते हैं अब उन्हें दूध कम मात्रा में मिल रहा है। जालोर में 26, पाली में 25, टोंक में 24 और गंगानगर में 20% गिरावट दर्ज की गई है। ये पूरे राजस्थान के अलग अलग जिलों के आंकड़े हैं जहां से दूध का स्टोरेज किया जाता है। जोधपुर में 43, बाड़मेर में 42% दूध का उत्पादन गिरा है इस लंपी वायरस डिजीज की वजह से।
जो राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के आंकड़ों में ये गिरावट देखी गई है। यानी आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये प्रतिशत और ज्यादा गिर सकता है, दूध में परेशानी हो सकती है और ऐसे में आम लोगों तक दूध पहुंचने में भी परेशानी हो सकती है। तो अब लंपी वायरस का असर साफ तौर पर दूध उत्पादन पर देखा जा सकता है। लगभग सभी जिले जहां से दूध इकट्ठा किया जाता है, ग्राहकों तक पहुंचाया जाता है, वहां पर अब दूध की कमी आने लगी है। तो राजस्थान में लंपी के साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। लगातार घटता हुआ राजस्थान में दूध उत्पादन, और अगर ओवरऑल देखा जाए तो 4,05,000 लीटर की गिरावट दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा चूरू में 67% दूध कम उत्पादन होना शुरू हो चुका है। सवाई माधोपुर में 50, नागौर बीकानेर में 45%। इसके अलावा जोधपुर में 43 और बाड़मेर में 42। और अब बात गंगानगर की, जहां लंपी वायरस के कारण जिले के दूध उत्पादन में जबरदस्त गिरावट सामने आई है। प्रदेश में रोजाना 4 लाख लीटर दूध कलेक्शन की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं गंगानगर के डेयरी में दूध की सप्लाई 40 से 50% तक प्रभावित हुई है। ऐसे में डेयरी संचालकों के द्वारा दूध की आपूर्ति बनाए रखने के लिए आसपास के जिलों और पड़ोसी राज्यों से दूध मंगवाया जा रहा है। इसके साथ ही दूध की आपूर्ति में गड़बड़ी के कारण मिल्क पाउडर की मांग भी बढ़ गई। लंपी की वजह से दूध में आई गिरावट को लेकर हमारे संवाददाता अशोक कुमार शर्मा ने डेयरी संचालक से बात की है। प्रदेश के सरहदी जिले श्री गंगानगर के पशुधन में फैल रही लंपी स्किन वायरल डिजीज का असर न केवल पशुधन पर है बल्कि आम उपभोक्ताओं पर भी खासा असर पड़ने लगा है। चूँकि श्री गंगानगर जिले की बात करें तो 85,000 से ज़्यादा पशुधन अभी तक लंपी स्किन वायरल डिजीज से संक्रमित हो चुका है। वहीं 4500 से ज़्यादा की मौत हो चुकी है। निश्चित तौर पर जब पशुधन संक्रमित है या पशुधन बीमार है तो उसका जो प्रोडक्शन है मिल्क का, वो भी काफ़ी प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूध की शॉर्टेज की बात करें तो श्री गंगानगर जिले के बाज़ारों में लगभग 50% शॉर्टेज बताई जा रही है। 50% के आसपास फ़र्क पड़ रहा है इस पर। मार्केट के अंदर दूध नहीं है। अगर मिल्क पाउडर नहीं होता तो मार्केट के अंदर दूध की वावा शॉर्टेज आ जाती है बहुत ज़्यादा। नहीं, 50% जो शॉर्टेज आप बता रहे हो ये तो बहुत बड़ा गैप है डिमांड और सप्लाई में। तो ये 50% का जो डिमांड और सप्लाई का गैप है ये कैसे पूर्ति हो रही है? ये मिल्क पाउडर के थ्रू पूरा हो रहा है। अच्छा, जो मार्केट के अंदर मिल्क पाउडर आ रहा है उसके थ्रू ये सप्लाई पूरी हो रही है। तो रीज़न क्या है, क्या रीज़न मानते हैं आप, क्यों दूध की आपूर्ति पूरी नहीं हो पा रही है? ये जो गायों के अंदर बीमारी चल रही है लैंपी, उसके कारण सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, मेन प्रॉब्लम। अच्छा, आपकी डेयरी की यदि बात करें तो रोज़ कितनी आया करता था दूध लंपी से पहले और आज के हालात क्या हैं? आज के पहले दूध आया करता था जैसे मान लो 1000 लीटर के आसपास था, उसका मार्केट में 600 लीटर 500 लीटर का फर्क पड़ गया सीधा। मतलब सप्लाई केवल आधी रह गई। आधी रह गई। तो क्या रेट पे भी कुछ असर पड़ा है? और अब बात बीकानेर की, जहां लंपी का कहर लगातार जारी है। लंपी वायरस से जिले के दुग्ध उत्पादन में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई। जिले के उर्मुल डेयरी की कलेक्शन सेंटर पर 25 से 30% तक दूध की गिरावट देखी गई है। लंपी की वजह से दूध में आई गिरावट को लेकर हमारे संवाददाता विक्रम जगरवाल ने डेयरी के अधिकारियों और समिति के लोगों से बातचीत की। प्रदेश में लंपी स्किन डिजीज़ फैलने के बाद न केवल पशुपालकों के लिए समस्या खड़ी हुई है बल्कि इसके साथ साथ जो दूध का जो व्यवसाय करते हैं उनके साथ भी बड़ी समस्या आ गई है, क्योंकि दूध में जो है वो भारी कमी देखने को मिल रही है। अभी हम यहाँ खड़े हैं बीकानेर के उर्मुल डेयरी के ऑफिस में और हमारे साथ कुछ अधिकारी हैं और कुछ समिति के लोग हैं। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि कितने प्रतिशत इसमें गिरावट आई है। 10% गिरावट आई है। क्या पहले कितना दूध आता था और अब कितना आ रहा है? पशुपालकों को कितना नुकसान हुआ है? नुकसान कम गाँव में 1000 गाय मर गई, कई अंग तो दो ही मर गई, 3 ही मर गई। कोई ज़्यादा गाय ईविंग है भाई, कोई कम चीज़ें तो ही है। और एक दो ही पशु सब मर गया। पाउडर दूध दूँ लोग। आपके सेंटर पे कितने % मतलब दूध? 10%। जून के महीने उर्मुल डेयरी का दूध संकलन है वो करीब 78,000 था
और जुलाई में जो लंपी आई वो 70,000 हो गया और अभी गिर के अगस्त में 55,000 औसत रह गया है। इससे 30% से अधिक दूध को उर्मूल का संकलन कम हो गया है। और अभी इन दिनों में थोड़ी लंपी में नए केस कम आ रहे हैं, तो इससे यह हो रहा है कि अगले कुछ दिनों में यदि ये ठीक हो जाए तो हमारा कुछ दूध है वो संकलन है वो बढ़ोतरी और चला है। निश्चित रूप से इसके आम उपभोक्ताओं को भी इससे प्रभावित हुआ है, क्योंकि इन दिनों के अंदर जिस तरीके से दूध की जो जून के बाद में जो दूध में जो बढ़ोतरी आनी चाहिए थी वो लंपी बीमारी की वजह से नहीं आ पाई। पशुधन का बहुत गाँव में नुकसान भी हुआ और उसी के उपरांत दूध के भाव बढ़े, खरीद मूल्य भी बढ़ा, तो खरीद के साथ साथ में उपभोक्ताओं के ऊपर भी दूध की मार पड़ी है। जबकि उर्मूल इस मामले में एक उपभोक्ताओं को सर्च के उपभोक्ताओं को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए हमने उर्मूल की तरफ से हमने कोई दूध के अंदर उपभोक्ताओं पे बोझ डालें, उस पर हमने बढ़ोतरी नहीं करके किसानों को, दूध उत्पादकों को जो पशुधन से नुकसान हुआ उसको राहत देने के लिए उर्मूल की तरफ से हमने खरीद मूल्यों के अंदर दरों में बढ़ोतरी की। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। और अब बात जैसलमेर की, जहां लंपी वायरस के कारण जिले के दूध उत्पादन में जबरदस्त गिरावट आई। प्रदेश में रोजाना 4 लाख लीटर दूध कलेक्शन की गिरावट दर्ज की गई। लंपी फैलने से राजस्थान में गायों के दूध का उत्पादन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। कई गौशालाओं में दूध का कलेक्शन 40% से 50% तक गिर गया है। पशुपालक काफी चिंतित हैं। इस मुद्दे को लेकर हमारे संवाददाता श्रीकांत व्यास ने पशुपालकों से खास बातचीत की। उत्पादन में गिरावट देखने को मिल रही है और ऐसा ही हाल जैसलमेर सहित कई जिलों का है जहां लंपी ने अपना प्रकोप दिखाया। मामले जरूर कम हुए हैं, राहत मिली है, लेकिन अब जो है पोस्ट लंपी की जो परेशानियां हैं वो पशुपालकों को और डेयरी चालकों को लगातार परेशान कर रही है। गौशालाओं में भी दूध में काफी कमी देखने को मिल रही है। लंपी की बीमारी की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। पशुपालक अत्यंत परेशान रहे। लंपी के इलाज में सरकार की शिथिलता भी रही, इसका इलाज जो है वो भी बहुत देर से प्रारंभ हुआ, जिसकी वजह से बहुत बड़ी मात्रा में गौवंश की मृत्यु हुई है। साथ ही लंपी से प्रभावित होने वाली जो गौवंश है वो बीमार है, उनकी जो क्षमता है दूध उत्पादन की वह भी बहुत प्रभावित हुई। इस वजह से दूध में बहुत बड़ी गिरावट आई है। यह पशुपालकों को सीधा आर्थिक हानि, बहुत बड़ी उनकी आर्थिक हानि है। देश के पशुपालक अत्यंत त्रस्त है। राजस्थान के जो पशुपालक है वो अत्यंत त्रस्त है। इनकी आर्थिक समस्याओं से वो जूझ रहे हैं। सरकार को चाहिए उन्हें अति शीघ्र उनकी जो गाय मृत्यु है उनका मुआवजा दे, अथवा उनकी जो दूध उत्पादन में कमी आई है, उनकी आय में कमी है, उसके लिए भी सरकार को कुछ न कुछ प्रबंध करने चाहिए। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18, जैसलमेर। और अब बात चूरू की, जहां सादुलपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई। इसके बाद नाराज परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। घटना बस स्टैंड के समीप स्थित एक निजी अस्पताल की है। दरअसल कल शाम को करंट लगने के बाद महिला को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन ऑपरेशन होने के बाद इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। इसके बाद मौत से नाराज परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाकर अस्पताल के सामने विरोध प्रदर्शन किया। परिजनों का कहना है कि सही तरीके से इलाज नहीं होने के कारण महिला की मौत हो गई। रायका हॉस्पिटल राजगढ़ का मामला है। मेरी मम्मी के बारे में झूठ बोल करके कि मैं आपकी मम्मी का 100% श्योर ऑपरेशन कर दूंगा, इलाज हो जाएगा, मैं हिसाब से डॉक्टर बुला लूँगा, हिसाब से डॉक्टर की टीम आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पैसों की बात नहीं थी। पैसे मैंने बोला 2 रुपये एक्स्ट्रा लग जाएंगे, मुझे फ्री का नहीं करवाना, पैसे लग जाएंगे। एडवांस मैंने 30,000 रुपये भी दिए उनको और उन्होंने ऑपरेशन किया। डॉक्टर की इनकी गलत लापरवाही की वजह से और गलत बेहोशी का इंजेक्शन लगाने की वजह से इनमें शामिल अनुसार बॉडी ने प्राण छोड़ दिए थे, लेकिन झूठे वो उनको पाइप वाइप लगा करके, पंप लगा करके बोलो ठीक है धड़क रहा है, ये अपना पीछा छुड़ाने के लिए, ताकि पीछे से भाग जाएं। पीछे से खुद भाग गए, इनकी पूरी टीम और इनका पूरा माल वाल अपना मेडिकल दवाइयाँ सेट करके सारा स्टाफ यहाँ से गायब हो गया। के कारण उसकी यहाँ डेथ हो गई। डॉक्टरों की लापरवाही गंभीर रही और उसके बाद डॉक्टरों की उससे भी ज़्यादा गंभीर लापरवाही रही कि डेड बॉडी को उन्होंने घर वालों ने सौंप कर हिसार के नाम से उनको एम्बुलेंस में भेज दिया। 7 जाने वाले व्यक्ति वहाँ से रास्ते में उतर गए और अब डॉक्टर हॉस्पिटल छोड़कर फरार हैं, यहाँ कोई उपस्थित नहीं है। इसलिए परिवारजनों की मांग है कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए, 50 लाख रुपये मुआवजे की मांग कर रहे हैं। हम चाहते हैं हमारे पास जो पेशेंट आता है खुशी खुशी जाए अपना इलाज करवाए और हाँ उनकी माता एक्सपायर होगी, मतलब हमारी माता एक्सपायर होगी, वैसा में तो हमें हुई। ये हिसाब ले गया था, उसके बाद आपने कहा कि बिल्कुल सर बिल्कुल, इनसे मेरी बात हुई, मुकेश से मेरी बात हुई। मुकेश बोला सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, मैं बोला सर कोई दिक्कत नहीं।
भरतपुर के कामा कस्बे के कोसी चौराहे पर स्थित एसबीआई बैंक एटीएम बूथ में बदमाशों ने सुरंग खोदकर घुसने की कोशिश की और एटीएम काटकर ले जाने की कोशिश की। घटना के दौरान पुनः स्थित एसबीआई बैंक के सुपरवाइजर के पास वार्निंग अलार्म बजने के बाद एसबीआई प्रशासन ने कामा थाना पुलिस को सूचना दी और पुलिस मौके पर पहुंची। बदमाश भागते समय एटीएम बूथ में लगे 2 सीसीटीवी कैमरे भी उखाड़कर ले गए। इसमें 2 गार्डों की ड्यूटी है, एक गार्ड की 6 से 2 और एक गार्ड की 2 से 10। रात वाला गार्ड अपनी ड्यूटी पूरी कर करके ताला लगा करके चला गया। पीछे से चोरों ने ज़मीन खोद करके जैक के द्वारा फर्श को तोड़ा, उसके अंदर से घुस गए। फिर सभी एटीएम के जो तार वार थे वो सभी तार काट दिए और तार काट करके फिर मशीन पर उन्होंने जैसे कटर चलाना चालू किया, लेकिन कैश वैश तो कहीं गया नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शनिवार को मैक्सिको में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मानवता के लिए उनकी शिक्षा भौगोलिक बाधाओं और समय से परे है। लैटिन अमेरिका में स्वामी जी की यह पहली प्रतिमा है। यह प्रतिमा लोगों के लिए, विशेष रूप से क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रयास करने और परिवर्तन के लिए प्रेरणा का स्रोत होगी। इससे वे अपने देश को नए शिखर पर ले जाएंगे। तो हिडाल्गो में लैटिन अमेरिकी देशों में स्वामी जी की ये पहली प्रतिमा है। मैक्सिको दौरे पर है ओम बिरला। उन्होंने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया। हिडाल्गो यूनिवर्सिटी में ये प्रतिमा लगाई गई है। मैक्सिको दौरे के दौरान इस प्रतिमा का अनावरण किया गया। खुद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अनावरण किया। उस समय मैक्सिको के तमाम प्रतिनिधि वहां पर मौजूद रहे। आप राजस्थान के किसी भी शहर में रहते हैं, रोजगार की तलाश है तो आपके लिए अच्छी खबर है। प्रदेश सरकार ने आपके लिए 100 दिनों के रोजगार का इंतजाम कर दिया है, वो भी गारंटी के साथ। बस आपको इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना से जुड़ना है। इसका आगाज 9 सितंबर से हो रहा है। अब शहरी बेरोजगारों को मिलेगा रोजगार। मनरेगा की तर्ज पर रोजगार गारंटी अभियान। 800 करोड़ का बजट, 100 दिन की रोजगार गारंटी। बेरोजगारों को रोजगार गारंटी। जी हां, बड़ा अभियान है। योजना है मनरेगा की तर्ज पर, ताकि प्रदेश के शहरी बेरोजगारों को रोजगार मिले, 100 दिनों की रोजगार की गारंटी मिले। योजना बड़ी है, 1-2 नहीं, पूरे 800 करोड़ के बजट वाली है। सबसे पहले ये समझिए कि आखिर ये योजना है क्या और इस इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना से शहरी बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा कैसे। शहरी परिवार के 18 से 60 वर्षीय सदस्य को रोजगार। रजिस्ट्रेशन के लिए जन आधार कार्ड जरूरी। जन आधार कार्ड यूनिट को परिवार का यूनिट माना जाएगा। आवेदन के बाद 15 दिन में मिलेगा रोजगार। पारिश्रमिक का भुगतान सीधे जॉब कार्ड धारी के खाते में जाएगा। इस योजना के तहत 100 दिनों का रोजगार मिलेगा। इस योजना के लिए साल 2022 से 2023 के लिए 800 करोड़ रुपए का बजट है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो भी वर्ष 22 की जो बजट घोषणा की है, उन घोषणाओं में एक ये भी महत्वपूर्ण घोषणा है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह से नरेगा चल रहा है उसी की तर्ज पे शहरों में भी नरेगा की तरह से कार्यक्रम चला जाएंगे। और जिनके पास रोज़गार नहीं है, जो रोज़गार चाहते हैं, उन्हें प्रत्येक वर्ष में 100 दिन का रोज़गार दिया जाएगा।
तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग फॉर्मल लॉन्चिंग करने वाले हैं। अब तक इस योजना में प्रदेश भर में 2 लाख से ज्यादा जॉब कार्ड जारी किए जा चुके हैं। जयपुर नगर निगम हेरिटेज में 3,765 और ग्रेटर निगम में 1,491 जॉब कार्ड तैयार किए गए हैं। सभी निकायों में 9,500 से ज्यादा कार्य चिन्हित किए गए हैं, जबकि सभी नगरीय निकायों में भी बजट आवंटन किया गया है। घोषणा है, ये 800 करोड़ रुपए की घोषणा है और इसमें से 6% तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए, बाकी सब पूरा जो इसको रोजगार है कि 75% जो इसका खर्चा है वो लेबर पे जाएगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने पसंदीदा चैनल न्यूज 18 राजस्थान की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com पर। नमस्कार। मामले दर्ज करने वाले लोगों के खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए। क्राइम कंट्रोल है यहाँ पर फिर भी रेप की घटना कौन करता है? कोई बाहर विदेशी आता है क्या? अधिकांश घटनाएं करते हैं उस लड़की के कुछ रिलेटिव करते हैं, जान पहचान वाले करते हैं, परिवार के मिलने वाले होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वही करते हैं अधिकांश जगह। नंबर 3, आधा 56% जो क्राइम है वुमेन के ऊपर, वो तो झूठे आंकड़े आते हैं, झूठे मुकदमे दर्ज हुए हैं और हमने उनके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी है। मेरा ये मानना है कि जब जिस राज्य में महिलाओं के उत्पीड़न को प्राथमिकता के साथ उसके निवारण, निस्तारण और उसको प्रतिकार राशि उपलब्ध करवाने की बहुत कवायद हो बढ़ी और जिसमें एसपी को नोडल एजेंसी बना दिया गया कि एफआईआर अगर थाने में दर्ज नहीं हो तो एसपी को दर्ज करनी पड़ेगी, तो वह महिलाओं के जो प्रताड़ना के शिकार होते हैं उनके हौसले बढ़े, उन्होंने जाकर के और हिम्मत उनकी बढ़ी, इनफैक्ट कहना चाहिए। रेप के आंकड़ों पर कांग्रेस भले ही राजस्थान पुलिस की पीठ थपथपा रही हो, लेकिन विपक्ष खासा हमलावर है। अब राजस्थान को ग्रहण लगा है, नजर लगी है, कानून व्यवस्था को 8 लाख मुकदमे अपने आप में इसकी बानगी करते हैं। उस पर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने उसको पुख्ता करते हुए जिस तरीके से महिला अपराधों का जो आंकड़ा बताया है वो राजस्थान के लिए शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। 6,337 प्रतिवर्ष ये होने वाला रेप 30 दुर्लभ जड़ी बूटियों से निर्मित केश कांति एडवांस हेयर ऑयल बालों को झड़ने से, इसमें लगभग अनुपात है 17 बलात्कार प्रतिदिन। लेकिन उससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजस्थान के गृह मंत्री का, मुख्यमंत्री का वो शर्मनाक बयान जिसमें उन्होंने कहा है कि 56% मसले झूठे हैं। राजस्थान का मैं कहूंगी कि दुर्भाग्य ही है कि राजस्थान के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी बलात्कार को लेके, रेप को लेके किस प्रकार का बयान देते हैं। मुझे लगता है ये बहुत ही मजाकिया बयान है कि हम लोग केस ज्यादा दर्ज करते हैं इसलिए राजस्थान रेप में, बलात्कार में नंबर 1 आया है। आपके एफआईआर दर्ज करने से बलात्कार की संख्या बढ़ती है, तो मेरा आपसे आग्रह है कि ऐसे एफआईआर को शीघ्र बंद कर दीजिए। ये झूठे ढकोसले करने के बजाय राजस्थान की बेटियों के लिए कुछ कीजिए, वरना राजस्थान की बेटियां आपको कभी माफ नहीं करेगी। गौरतलब है कि सीएम गहलोत का यह बयान ऐसे समय में आया है जब एनसीआरबी की एक ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि बीते साल 2021 में देश में बलात्कार के सबसे ज्यादा मामले राजस्थान में दर्ज किए गए और इनकी संख्या पूर्व वर्ष यानी 2020 की तुलना में 19% से ज्यादा बढ़ी। इसके अनुसार महिलाओं के खिलाफ समग्र अपराध में उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान दूसरे नंबर पर है, जबकि बलात्कार के दर्ज मामलों में ये देश में पहले स्थान पर बना हुआ है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश में ओबीसी पर बीजेपी की नजर, रूपरेखा बनाने पहुंचे रणनीतिकार, नए सिरे से एक्शन प्लान तैयार, मुख्यमंत्री के गृह जिले से मुहिम का आगाज। जीत की संभावना उसी की अधिक मानी जाती है जो निरंतर जुटा रहता है।
और बीजेपी इस बात को बखूबी समझती है, तभी यूपी और गुजरात की तरह राजस्थान में भी डबल इंजन की सरकार बनाने की तैयारी में जुट चुकी है। जी हां, 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को पटखनी देकर सत्ता में वापसी के संकल्प को साकार करने में जुट चुकी है। एक तरफ प्रदेश भर में बीजेपी कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस सरकार की घेरेबंदी कर रही है, वहीं दूसरी